लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इटली का यूनिफिकेशन, इटली का एकीकरण कैसे हुआ। कुछ घटनाएं हमने पढ़ ली थी कि अलग अलग 7-8 स्टेट थे, उनको मिला के क्या किया गया था, इटली का एकीकरण। क्या किया गया था, इटली का एकीकरण, यानी इटली को भी एक किया गया था। अलग अलग राज्य थे, उसको क्या बना दिया गया। अब मेन राज्य कौन सा था बताइए, पिडमोंट। कौन सा, जर्मनी को यूनाइट करने में 39 राज्यों में सबसे मेन राज्य कौन सा था, प्रूसिया। कौन सा था, प्रूसिया। आखिर सारे प्रूसिया में आके मिले ना, प्रूसिया का लीडरशिप में मिले सारे के सारे। तो ऐसे इसमें कौन से में मिलेंगे, पिडमोंट। कौन सा है, पिडमोंट। तो पिडमोंट सार्डिनिया, एक ही बात है, पिडमोंट सार्डिनिया। और वहां पे राजशाही थी, क्योंकि बाकी सारे राज्य तो कब्जा कर रखे थे, किसी का ऑस्ट्रिया ने, किसी को फ्रांस ने, किसी को अलग अलग बांट रखा था वियना कांग्रेस के बाद। लेकिन पिडमोंट जो है वो क्या था, स्वतंत्र राज्य था। कैसा था, स्वतंत्र राज्य थे। और उसके राजा कौन थे, इमैनुअल वेक्टर। कौन थे, इमैनुअल वेक्टर। उसके अब देखिए आगे कैसे प्रोसेस हुआ। इसमें देखिए इटली को यूनाइट करने के लिए 2 अलग अलग प्रोसेस अपनाए गए, अलग अलग तरीके अपनाए गए। तो पहला तरीका था रिवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी तरीका, और दूसरा था डिप्लोमेटिक मेथड। ये कैवूर ने अपनाए थे। किसने बनाए थे, कैवूर ने। तो ये अलग अलग तरीके अपनाए गए थे इटली को। कहने का मतलब देखिए इनमें दोनों ही व्यक्ति थे। देखिए इटली का यूनिफिकेशन हुआ 2 तरीकों से हुआ। एक तरीका था रिवोल्यूशनरी, क्रांति करके। एक क्या है, डिप्लोमेटिक मेथड। डिप्लोमेटिक मैंने बताया था क्या होता है डिप्लोमेटिक, दूसरे देशों से संबंध बना के, दूसरे देशों से टेक्निक करके, युद्धों में भाग लेके, संधि करके। तो वो क्या था, डिप्लोमेटिक टाई। जैसे जर्मनी के यूनिफिकेशन में किसने किया था डिप्लोमेटिक टाई, याद है, किसने किए थे, बिस्मार्क ने। तो ऐसे डिप्लोमेटिक मेथड और रिवोल्यूशनरी मेथड थे 2। अब ये 2 तरीकों से इटली को यूनाइट किया गया था। ये जो क्रांतिकारी तरीका है, रिवोल्यूशनरी तरीका है, इसके देखिए रियल में 3 चेहरे थे। इटली को यूनिफिकेशन में 3 मेन व्यक्ति थे। उसमें देखिए पहले थे गिउसेppe मैज़िनी और अगले थे गिउसेppe गैरिबाल्डी। ये तो थे ना क्रांतिकारी टाइप के व्यक्ति थे। एक था मैज़िनी, एक था गैरिबाल्डी। क्या नाम थे इसके, मैज़िनी, गैरिबाल्डी। ये चाहते थे ना इटली को हमें यूनाइट करना है, वो क्रांतिकारी तरीके से करने हैं। तो इसको बोलेंगे गिउसेppe। क्या बोलेंगे, गिउसेppe, गिउसेppe। तो नाम थोड़े से अलग है इटालियन लैंग्वेज के। गिउसेppe क्या बोलेंगे इसको, गिउसेppe, गिउसेppe क्या बोलेंगे, गिउसेppe, गिउसेppe मैज़िनी, गिउसेppe गैरिबाल्डी। ठीक है, तो इनका नाम है, ये पीछे ये अलग अलग है। तो ये मैज़िनी, गैरिबाल्डी ऐसे। माउंट कैवूर और था, ये था, इसने डिप्लोमेटिक मेथड अपनाया। इसने कौन सा अपनाया, डिप्लोमेटिक मेथड से। कार्बोनेरी ग्रुप बना, ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी। ठीक है ना। अब इस सोसाइटी का मतलब क्या था, देखिए जैसे भारत की आज़ादी में अलग अलग संगठन बनाते थे, तो यहाँ पे कार्बोनेरी नामक एक ग्रुप बनाया, ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी। और इसका मकसद क्या था, विदेशी शासन को हटाना। यानी इटली के ऊपर जो रूल कर रहे हैं अलग अलग शासक अलग अलग कंट्री, उसको हटा देना। तो ये एक संस्था बनी थी, सीक्रेट सोसाइटी बोलते थे इसको। क्या बोलते थे, सीक्रेट सोसाइटी। इस सीक्रेट सोसाइटी का नाम क्या था, कार्बोनेरी। क्या नाम था, कार्बोनेरी। तो ये कार्बोनेरी ग्रुप था पूरा का पूरा। इसका मेन मकसद यही था कि हमें क्या, विदेशी शासन को हटा देना। फिर आगे देखिए इसमें क्या हुआ, जो मैज़िनी है इज ऑल्सो नोन एज द हार्ट ऑफ द इटालियन यूनिफिकेशन। मेन यही माने जाते हैं मैज़िनी। अब देखिए 3-4 व्यक्तियों का योगदान है, आगे जाके और भी आएंगे, इमैनुअल वेक्टर भी आएंगे। तो जो मैज़िनी है रियल में, मैज़िनी को क्या हार्ट माना जाता है कि बिल्कुल मेन जगह यही है, मेन व्यक्ति। अगर सब में मान ले तो मैज़िनी एक व्यक्ति था जिसने इटली का यूनिफिकेशन किया। इसने क्या किया था, फॉर्म्ड हिज ओवन रिवोल्यूशनरी सोसाइटी। उसने अपनी एक क्रांतिकारी सोसाइटी बनाई थी अलग से मैज़िनी ने, और उसका नाम था यंग इटली। क्या नाम था इसका, यंग इटली। वो बनाई थी 1831 में। मैज़िनी ने यंग इटली नाम की एक सोसाइटी बनाई थी, और उसका मेन मकसद यही था ना कि हमें क्या, इटली को क्या है, यूनाइट करना है और विदेशी ताकतों से हमें इसको अलग करवाना है। और फिर बाद में क्या किया, मैज़िनी ने अलग अलग क्या की, पुस्तकें लिखी, अलग अलग राइटिंग लिखी। तो बाद में क्या, जो मैज़िनी है उसकी जो राइटिंग है वो भी बैन कर दी गई, और उसको क्या कर दिया, वहां से डिपोर्ट फ्रांस कर दिया गया। डिपोर्ट कर दिया गया, देश से निकाल के फ्रांस भेज दिया गया कि ये व्यक्ति बड़ा खतरनाक है। समझ गए ना, ये व्यक्ति क्या करेगा, इटली का यूनिफिकेशन करेगा। तो क्रांतिकारी बंदा था, राइटिंग लिख रहा था। तो उन्होंने क्या किया, जहां ऑस्ट्रेलिया वगैरह, फ्रांस, तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको डिपोर्ट कर दिया, फ्रांस में भेज दिया। लेकिन फ्रांस में उसने हार नहीं मानी। फ्रांस में बैठे बैठे भी क्या, वो पैम्पलेट भेजता रहा, लोगों को राष्ट्रवाद की भावना जगाता रहा। अब देखिए ये जो मैज़िनी है, और उसने ये सबसे बड़ा काम किया था 1831 में। ये क्वेश्चन पूछेगा, यंग इटली की स्थापना किसने की थी, मैज़िनी ने। कब की थी, 1831 में। ठीक है, और आगे जाके क्या किया, 1848 में उसे रोम को कैप्चर करने में सफलता मिली। एक बार उन्होंने क्या किया, रोम जो सिटी है उसको क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया था क्रांतिकारियों के साथ में। लेकिन बाद में क्या किया,
उस विद्रोह को दबा दिया गया और उसको वापस फिर से एक बार वापस आ गया था ये इटली के अंदर, फिर उसको वापस डिपोर्ट अमेरिका कर दिया और अमेरिका में वो 1872 में डाइड, कहने का मतलब वो मर गए। और सेम ऐसे ही गांधी जी ने प्रभावित होकर यंग इंडिया नाम की संगठन बनाया था भारत में। गांधी जी ने भी क्या है यंग इंडिया नाम की संस्था बनाई थी भारत के अंदर, किससे प्रभावित होकर? मैजीनी से। आगे जाके गैरीबाल्डी, ये भी क्या है मैजीनी से प्रभावित होकर उसने क्या है यंग इटली ज्वाइन कर लिया। गैरीबाल्डी एक व्यक्ति आया, उसने भी क्या कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया। और फिर क्या किया, साउथ अफ्रीका से उसने क्या गुरिल्ला टेक्निक सीख ली। वो साउथ अफ्रीका में रह रहे थे तो वहाँ पे जाके उसने क्या है गुरिल्ला टेक्निक सीख ली। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल निभाया इसके अंदर इटली के यूनिफिकेशन में, वो काउंट कैवूर ने निभाया। अब देखिए वो क्या था, काउंट कैवूर वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पिडमोंट सार्डिनिया। ये सार्डिनिया जो पिडमोंट है ना उसका प्राइम मिनिस्टर था, प्रधानमंत्री था। सार्डिनिया पिडमोंट का ये प्रधानमंत्री था अंडर द, और किसके नेतृत्व में था? जो इटालियन किंग थे, इटली के राजा थे विक्टर इमैनुअल। कहने का मतलब समझिए, ये जो पिडमोंट सार्डिनिया है ना ये राज्य था, ये इंडिपेंडेंट था। इसके राजा कौन थे? पिडमोंट सार्डिनिया के राजा कौन थे? विक्टर इमैनुअल। क्या नाम था इसका? विक्टर इमैनुअल। अब इसका विजन था कि इटली को यूनिफिकेशन करना। ये बड़ा विजन लेके चल रहे कि हमें इटली को यूनिफाइड करना है, क्योंकि इसको पता था ना कि हम इंडिपेंडेंट है, हम ही इनको इंडिपेंडेंट करवा सकते हैं दूसरी ताकतों से। और उसका विजन था और उसका ब्रेन यही काम किया, उसका पूरा का पूरा दिमाग। कहने का मतलब उसने भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए, इसने भी अपने क्या ब्रेन लगाया, विजन किया। और इसने क्या किया, ही स्टार्टेड पॉलिटिकल न्यूज़पेपर रिसोर्जिमेंटो। याद है, इसने एक पॉलिटिकल जो न्यूज़पेपर है उसको स्टार्ट किया था, उसका नाम था रिसोर्जिमेंटो। क्या नाम था इसका? रिसोर्जिमेंटो। और इसका मतलब क्या इटालियन भाषा में? इटली का यूनिफिकेशन। क्या है? इटली का यूनिफिकेशन, रिसर्जेंस, पुनरुत्थान। कल पढ़ा था ना। इटली के यूनिफिकेशन को इटली की भाषा में क्या बोलते हैं? रिसोर्जिमेंटो। क्या बोलते हैं? रिसोर्जिमेंटो। क्या बोलेंगे? रिसोर्जिमेंटो। तो इसने न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दिया रिसोर्जिमेंटो। कहने का मतलब इटली का हम क्या करेंगे? यूनिफिकेशन करेंगे। इटली को क्या दोबारा से एक यूनाइट कंट्री बनाएंगे। ठीक है, तो ये थे काउंट कैवूर। क्या नाम था इसका? काउंट कैवूर। फिर आगे देखिए काउंट कैवूर क्या मानता था। उसका मानना था कि सारे राज्यों को पिडमोंट के अंडर यूनाइट हो जाना चाहिए, कि पिडमोंट इंडिपेंडेंट है, बाकी तुम सारे गुलाम हो, सब देशों से आज़ाद होकर पिडमोंट के नेतृत्व में आ जाइए। और उसने दो तरीके अपनाए पिडमोंट के। एक तो था इंटरनल डेवलपमेंट, यानी इन राज्यों के अंदर क्या है डेवलपमेंट कर दो, इंटरनल डेवलपमेंट। और दूसरा स्किलफुल डिप्लोमेसी, बिल्कुल अपने दिमाग के साथ अच्छी सी डिप्लोमेसी यूज करके बाकी अदर कंट्री है, क्योंकि ये जानते थे ना बिना बाहरी ताकत, जैसे प्रूसिया है, ऑस्ट्रिया है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, रसिया है, इनकी बिना हेल्प से हम क्या है इटली को यूनिफाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलग अलग देशों के अंडर में यही सारे के सारे स्टेट आते थे। पहला तो काम क्या किया इसने फ्रांस को राजी करने के लिए, ध्यान सुनिए कि फ्रांस को राजी करना था। और देखिए फ्रांस को राजी करने के लिए कैवूर ने क्या किया, नेपोलियन III जो फ्रांस का सम्राट था उसका विवाह करवा दिया सार्डिनिया की एक राजकुमारी से। समझे ना, सार्डिनिया की एक राजकुमारी थी, उसका विवाह करवा दिया, रिश्तेदार बना लिया। समझ गया, दिमाग लगा लिया ना, क्योंकि जो रिश्तेदार बन जाते हैं, जो एक कहने का मतलब वो मेयर करेगा, समझ गए ना, उसका विवाह करवा दिया राजकुमारी के साथ। और इसके बाद देखिए क्या हुआ, 3 चरणों में यूनिफिकेशन हुआ, एक दिन नहीं हुआ। जैसे हम एक डेट नहीं बोल सकते इटली का यूनिफिकेशन कब हुआ, जैसे अलग अलग चरणों में हुआ। पहले अलग राज्य बने 2-3, फिर 2-3, फिर 2-3 अलग अलग बने, तो उसको अलग अलग फेज में हम बोलते हैं। तो पहला फेज देखिए कैसे हुआ। तो फर्स्ट फेज के अंदर क्या हुआ, जो पहला फेज आता है ये 1858 और 59 की बात है। तो इसमें क्या किया, कैवूर ने वेनिस और लोम्बार्डी के लिए लोगों को प्रोवोक किया। यहाँ के जो लोग हैं ना उसको क्या कर दिया, कहने का मतलब उनको प्रोवोक कर दिया, यानी उत्तेजित कर दिया। प्रोवोक का मतलब होता है भड़का देना। यहाँ के जो लोग थे ना वेनिस के और लोम्बार्डी के, हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में वेनिस और लोम्बार्डी था, याद है तुम्हें इटली का मैप? इटली का मैप था स्टार्टिंग में इस तरह का, तो यहाँ पे वेनिस और लोम्बार्डी थी, याद ना। तो वेनिस के लोगों को और लोम्बार्डी के लोगों को उसने क्या कर दिया, उकसा दिया। और उसने क्या किया देखिए आगे जाके क्या है, सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध हो गया। ठीक है, सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के बीच, देखिए क्यों हुआ, क्योंकि ये जो एरिया थे दोनों के दोनों किसके अधिकार क्षेत्र में थे, डायरेक्ट किसके कंट्रोल में थे, ऑस्ट्रिया के। याद है ना, लास्ट वीडियो में पढ़ा था, दोनों के दोनों इसके ऊपर डायरेक्ट कौन रूल करता था, ऑस्ट्रिया। कौन रूल करता था, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का कौन से लोग थे, हैब्सबर्ग एम्पायर के। कौन से थे, हैब्सबर्ग एम्पायर के।
तो ऑस्ट्रिया के लोग रूल कर रहे थे, और ये जब इनको आज़ाद करवा रहे थे तो ऑस्ट्रिया ने क्या कर दिया, वो डिक्लेयर कर दिया। और इनकी हेल्प करने के लिए कौन आ गया, सार्डिनिया। कौन आ गया, सार्डिनिया। इनके साइड में सार्डिनिया लगा, उधर से ऑस्ट्रिया आ गया, तो दोनों के बीच में क्या हो गया, युद्ध हो गया। क्या हो गया, युद्ध हो गया। अब देखिए युद्ध में क्या होगा, इसने क्या किया था, अपनी टेक्निक यूज कर रखी थी और इसने हेल्प मिल गई दूसरे कंट्रीज से। ठीक है, अब हेल्प किससे मिल गई, फ्रांस से। किससे मिली, फ्रांस से। फ्रांस ने हेल्प क्यों की, क्योंकि उनकी शादी करा रखी थी, उन्होंने 2 सिटीज दे रखी थी, तो उन्होंने डिमांड कर रखी थी हमारी हेल्प कर देना। तो फ्रांस ने क्या करी, इसकी हेल्प करी युद्ध के अंदर। तो फ्रांस ने जैसे हेल्प की तो इन्होंने क्या, ऑस्ट्रिया को हरा दिया युद्ध के अंदर। जैसे युद्ध में ये हार गए तो उसके बाद में क्या किया, इन्होंने लोम्बार्डी को तो आज़ाद करवा लिया। एक शहर है ना जो लोम्बार्डी है, इसको तो क्या कर लिया इन्होंने, आज़ाद करवा लिया। लेकिन वेनिस को नहीं करवा पाए, वेनिस को आज़ाद नहीं करवा पाए। अरे आगे बात सुनिए, 2 शहरों को आज़ाद कराने के लिए इन्होंने युद्ध किया ऑस्ट्रिया के साथ। एक आज़ाद हो गया, कौन सा हो गया, लोम्बार्डी। लोम्बार्डी तो आज़ाद हो गया। आज़ाद हो गए साथ किस में मिल गया, सार्डिनिया में, पिडमेंट में मिल गया। सार्डिनिया पिडमेंट में रह गया कौन सा, वेनिस। वेनिस अभी भी किसके कंट्रोल में रह गया, ऑस्ट्रिया के। एक आज़ाद हो गया, एक उनका रह गया युद्ध में, फ्रांस ने हेल्प की। फिर आगे देखिए क्या हुआ, ये तो पहला फेज था। पहले फेज में किसको मिला दिया, लोम्बार्डी को। कौन सा रह गया, वेनिस रह गया। एक रह गया, एक उनके खाते में आ गया, युद्ध हो गया। आगे देखिए क्या घटना हुई। सेकंड जो फेज आया अगले साल 1860 के अंदर, इसमें क्या है, परमा मोडेना। अब देखिए मोडर्ना नहीं है, हमने शायद मोडर्ना लिखा था, इसको करेक्ट कर लेना। परमा मोडेना और टस्कनी, ये 3 स्टेट थे। इसमें भी क्या किया, जो पप्पट थे, पप्पट का मतलब होता है जो उन्हीं की मानने वाले हैं। जो ऑस्ट्रिया है ना, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया के इनडायरेक्ट रूल में था। इनडायरेक्ट रूल का मतलब यहाँ के राजकुमार थे, वो ऑस्ट्रिया के अकॉर्डिंग काम करते थे इन तीनों एरिया के अंदर, तीनों स्टेट में। तो यहाँ के पप्पट थे, इनके खिलाफ क्या है, लोगों ने विद्रोह कर दिया। ये काम कौन करवा रहा था, कैवरी करवा रहा था। जैसे इन्होंने विद्रोह किया तो ऑस्ट्रिया ने क्या किया, ऑस्ट्रिया को गुस्सा आ गया। अब देखिए 3 के थे सारे के सारे, ऑस्ट्रिया को गुस्सा आया तो ऑस्ट्रिया ने अपनी आर्मी को उतारना चाहा इस एरिया के अंदर, कि आर्मी भेजनी पड़ेगी, युद्ध होगा फिर से। जैसे ऑस्ट्रिया आर्मी उतार रहा था तो इसने क्या किया, डिप्लोमेटिक टाई ये होता है, इसने क्या किया, हेल्प ले ली ब्रिटेन से और फ्रांस से। ब्रिटेन फ्रांस ने हेल्प की तो इन्होंने क्या किया, आर्मी उतारने से रोक दिया ऑस्ट्रिया को। अरे समझे ना, ब्रिटेन और फ्रांस के दबाव में क्या ऑस्ट्रिया अपनी आर्मी नहीं उतार पाया और लोगों ने क्या यहाँ पे तीनों परमा में, मोडेना में और टस्कनी में विद्रोह कर दिया। तो ऑस्ट्रिया बोले देखो ये लोगों से क्या करवा रहे, विद्रोह करवा रहे, हमारा एरिया है। और इन्होंने बोला कि एक काम कर लो, अरे समझे ना, बीच में ब्रिटेन फ्रांस आ गए। उन्होंने बोला कि यहाँ पे प्लेबिसाइट करवा लो। प्लेबिसाइट का मतलब क्या होता है, जनमत। क्या होता है, जनमत। प्लेबिसाइट इसको बोलते हैं, जनमत बोलते हैं, कि जनता से क्या पूछ लो, वोटिंग करवा लो। जिस एरिया की जनता ऑस्ट्रिया में रहना चाहती है, ऑस्ट्रिया के इनडायरेक्ट रूल में रहेगी या इटली के यूनिफिकेशन में आएगी, तो जनता से पूछ लो। तो उन्होंने बात बोली, समझे ना, दोनों को बीच में लिया कि जनता से पूछते हैं। जनता अगर चाहेगी ऑस्ट्रिया के अंडर में रहना, कंट्रोल में, तो ठीक है। अगर इटली के अंडर जाना है, इटली के यूनिफिकेशन में जाना है, तो उनकी मर्जी है। तो जनता ने वोटिंग कराई, तो जनता किस में चली गई, इटली में। किस में चली गई, इटली में। तो जनता ने बोली हम तो इसमें जाएंगे, लोम्बार्डी भी चला गया, पिडमोंट में हम भी जाएंगे, क्योंकि हम एक भाषा के, एक लैंग्वेज बोलने वाले, एक कल्चर है, तो उसमें चले गए सारे के सारे। उसके बाद में क्या किया, वेनिस और जो रोम है ना, उसको छोड़कर लगभग सारे नॉर्दर्न स्टेट थे ना, वो सारे के सारे ज्वाइन कर गए। समझ गए ना। एक तो रह गया रोम और एक कौन सा रह गया, वेनिस। वेनिस पहले रह गया था रोम, लेकिन उत्तरी जो इटली है, ध्यान सुनिए, उत्तर का जो इटली है, ये उत्तरी इटली है, नॉर्दर्न इटली है, इसके सारे स्टेट ज्वाइन हो गए थे। 2 छोड़ दे, एक तो रोम छोड़ दें, एक किसको छोड़ दे, वेनिस को। 2 बच गए थे, उत्तर के 2 स्टेट बच गए थे। कौन से, रोम और वेनिस। बाकी उत्तरी इटली है पूरा का पूरा क्या हो गया था, यूनिफाइड। क्या हो गया था, यूनिफाइड। यानी उत्तरी इटली के जो स्टेट थे ना, सारे के सारे क्या हो गए थे, एकीकरण हो गया था। पहले उत्तरी इटली का एकीकरण हुआ, उसमें 2 बच गए, वेनिस और रोम। वेनिस और रोम। आगे देखिए फिर क्या हुआ, इनको आजाद कराने में 2 बच गए ना। अब इनको आजाद कराने में क्या किया, बड़ा दिमाग लगा रहे, देखो कैवूर बार बार दिमाग लगा रहे, अब इनको कैसे आजाद करवाया जाए। तो वो किसको लेके आए, कैवूर ने क्या किया, कैवूर चूज गिरिबाल्डी टू फ्री नेपल्स एंड सिसिली। 2 स्टेट और बाकी थे, अरे समझिए ना, नेपल्स और नीचे है, एक तो नेपल्स था और एक सिसिली था। एक बार उत्तर वाले को छोड़ दे, नेपल और सिसिली जो साउथ इटली के स्टेट थे, नेपल और सिसिली को आजाद करवाने के लिए इसने किसको बुला लिया, गैरिबाल्डी को। ये गैरिबाल्डी एक ऐसा व्यक्ति ही यहाँ पे क्या करेगा, क्रांति करेगा, लोगों को साथ में लेके चलेगा। तो वो क्या है, अमेरिका से आया, सार्डिनिया आया और वहां से चल दिया वो, हाँ, आजाद कराने के लिए सिसिली आइलैंड की तरफ। तो वो क्या है, 1000 सेना लेके,
ठीक है। साथ में क्रांतिकारी बहुत सारे वहाँ के, और वहाँ के लोकल लोग थे, सारे ज्वाइन हो गए, समझ गए ना। वो सेना भी थी, क्रांतिकारी भी थे, लोकल भी ज्वाइन कर लिए। उन्होंने क्या किया, उस एरिया को आज़ाद करा लिया। किसने? गैरीबाल्डी के नेतृत्व में सिसिली को, और किसको? सिसिली को और पेपल स्टेट को उसने क्या कर लिया? आज़ाद करवा लिया। अब देखिए ये किसको फॉलोवर था? गैरीबाल्डी किसका फॉलोवर था? मैजीनी का। किसका था? मैजीनी का। और ये चाहता था ना इटली को रिपब्लिक बनाना। क्या चाहता था? इटली को रिपब्लिक। देखिए इटली मोनार्की थी, इटली में क्या था? मोनार्की सिस्टम था, राजशाही थी। और ये मैजीनी क्या चाहता था? इटली में हम क्या लेके आएंगे? रिपब्लिक। कहाँ से सीख रही है? फ्रांस की क्रांति से। कहाँ सीख रहे हैं? फ्रांस की क्रांति थी। ये चाह रहे कि इटली को यूनाइट करेंगे लेकिन रिपब्लिक रहेगा। और कैवूर क्या सोच रहे हैं? इटली को हम क्या रखेंगे? मोनार्की रखेंगे। क्या रखेंगे? मोनार्की। जर्मनी भी मोनार्की रहा था, क्योंकि बिस्मार्क जानता था मोनार्की के बिना इटली जर्मनी यूनिफाइड नहीं होगा। तो इधर भी इनको पता था कि राजा जरूर रखना है, तो इनके मतभेद थे। अब देखिए क्या हुआ, इनके हाथ में दोनों आ गए। ये भी आ गया साउथ, ये साउथ इटली है, ये नॉर्थ इटली है। देखिए नॉर्दर्न इटली ज्वाइन हो गया, साउदर्न इटली अलग हो गया। ये अभी ज्वाइन नहीं हुए, आजाद जरूर हो गए। ये गैरीबाल्डी के नेतृत्व में दो स्टेट अलग हो गए। गैरीबाल्डी बोला कि हम रिपब्लिक बनाएंगे, इसको अलग अलग रहेंगे। ये विदेशी ताकतों से तो मुक्त हो गए लेकिन एक साथ ज्वाइन नहीं किया। फिर आगे देखिए क्या घटना हुई। गैरीबाल्डी साउथ इटली को लेके चले गए कि वो चाहते थे कि हम रिपब्लिक बनाएंगे। कैवूर के हाथ में कौन आ गया? नॉर्थ इटली। कौन आ गया? नॉर्थ इटली। अलग अलग बन गए, यानी नॉर्थ इटली साउथ इटली, एक कैवूर के हाथ में, एक गैरीबाल्डी के हाथ में। दोनों अलग अलग चाह रहे हैं, दोनों की अलग अलग सोच है। मोनार्की, कोई बोल रहा है रिपब्लिक। तो इसमें क्या हुआ, अब फिर दिमाग लगाया कैवूर। कौन लगाया? कैवूर। अब कैवूर को ये समझ में आ गया ना, दो स्टेट ना विदेशों से तो क्या हो गए, हमने ले लिए। अब किससे छीनने हैं? किससे छीनने हैं? गैरीबाल्डी से। क्या है? गैरीबाल्डी से। अब गैरीबाल्डी से छीनने बात की नेपोलियन 3 से। किससे बात की? नेपोलियन 3 से। उसने क्या है, आर्मी उतार दी वहां पे। जैसे आर्मी को देख के गैरीबाल्डी थोड़ा सा घबरा गया, तो उसने जैसे बात की उसकी, यानी फ्रांस की हेल्प से या नेपोलियन 3 की हेल्प से उसने क्या, गैरीबाल्डी को मना लिया। गैरीबाल्डी को मना लिया कि कोई फायदा नहीं है, नहीं तो समझ गया ना, वो मान ही गया। उसको समझ में आ गई, कुछ बताए कि असली बात है भाई, हम इटली को यूनिफाइड करेंगे। समझ में आ गई गैरीबाल्डी को। तो क्या है, पूरा नॉर्दर्न इटली साउदर्न इटली क्या कर गया? ज्वाइन कर गया। किसकी हेल्प से? नेपोलियन 3 फ्रांस की हेल्प से। अब इधर क्या है, ये जो अलग अलग थे ना, अलग अलग इनकी राय नहीं बन रही थी, तो ये ज्वाइन हो गए। क्या हो गए? ज्वाइन। अब दो रह गए थे स्टार्टिंग वाले नॉर्दर्न इटली में। कौन से? वेनिस और रोम। कौन सा रह गए थे? वेनिस और रोम। और वेनिस के ऊपर कब्जा किसका था बताइए? ऑस्ट्रिया का। किसका था? ऑस्ट्रिया का। और रोम पे कब्जा किसका था? पोप का। किसका था? पोप का। पोप किसको, किस धर्म को मानते थे? कैथोलिक। किसको मानते थे? कैथोलिक। और फ्रांस भी कैसा है? कैथोलिक। अब रोम लेना, रोम को इटली में मिलाना, किससे दुश्मनी लेनी थी? फ्रांस से। डर लगता था, अरे समझ गए ना, फ्रांस से दुश्मनी कैसे ले, जो तुम्हारी हेल्प कर रहा है, जो इतनी तगड़ी पावरफुल है, तो रोम को कैसे ले। और अगर लेना वेनिस को, तो किससे खतरा मोल लेना था? ऑस्ट्रिया को। तो कैवूर फिर आगे जाके दिमाग लगाएगा। तो होता क्या आगे जाके, ये थर्ड फेज आता है। अब घटना पता क्या होती है, कैवूर की यहाँ पे डेथ हो जाती है। कैवूर जो ये सारे काम करा था, फर्स्ट फेज लेके आया, सेकंड फेज ले, इतना यूनाइट किया, आगे जाके 1861 में कैवूर की डेथ हो जाती है। ये मर गया, मर गया ना। इटली का यूनिफिकेशन तो हो गया, लेकिन दो स्टेट रह गए, वेनिस और रोम। अब आगे जाके जिम्मेवारी मिली ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, इस इटली को पूरे को यूनिफाइड करनी है। ये ले ली किंग विक्टर इमैनुअल ने। किंग विक्टर, विक्टर लिख दिया क्या? विक्टर है ये। क्या नाम इसका? किंग विक्टर इमैनुअल। क्या नाम इसका? किंग विक्टर इमैनुअल। ये बंदा बोला कि मैं करूंगा इटली का यूनिफाइड, इटली को एकीकरण मैं करूंगा पूरा का पूरा। जो रह गया ना, देखिए जो काम किया गैरीबाल्डी ने किया, मैजीनी ने किया, जो आगे जाके कैवूर ने किया, थोड़ा सा रह गया, दो स्टेट मिलाने रह गए, वो काम कौन करेगा? मैं करूंगा। किसने बोला? किंग एमैनुअल विक्टर, विक्टर एमैनुअल ने। आगे देखिए फिर इसने क्या किया। अब सारा तो हो गया था, नॉर्दर्न इटली साउदर्न इटली मिल गया था ना, दो स्टेट रह गए थे, कौन से? वेनिस और रोम, ये बचे थे। तो आगे देखिए विक्टर इमैनुअल क्या करता है, आगे इसने घटना क्या की। अब देखिए जर्मनी अगर यूनिफिकेशन पढ़ रहा है, उससे कुछ चीजें समझ में आएगी। जर्मनी अगर यूनिफिकेशन पढ़ रहा है तो उसमें देखिए प्रूसिया, समझ गए ना, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया का वॉर हुआ था। प्रूसिया ऑस्ट्रिया का वॉर हुआ था जर्मनी यूनिफिकेशन में। प्रूसिया ने ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया। अब देखिए ऑस्ट्रिया किसका दुश्मन है? इटली का भी और प्रूसिया का भी। इन्होंने क्या किया, ध्यान सुनिए, पिडमोंट ने क्या किया? हेल्प की प्रूसिया की। किसकी हेल्प की? प्रूसिया की।
प्रूसिया के साथ हेल्प की तो प्रूसिया जीत गया, यहाँ पे ऑस्ट्रिया हार गया युद्ध में, ऑस्ट्रिया हार गया और प्रूसिया जीत गया। तो इन्होंने इनकी हेल्प करी, इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया कि आप हमारी हेल्प कर देना, कि जैसे आप युद्ध में जीतोगे तो हमें हमारा एक काम कर देना, वेनिस दे देना। क्या दे देना? वेनिस। वो बोले ठीक है, हमें पैसा दे दो, सेना दे दो। वो हेल्प करते रहे। जैसे ये जीते, कौन जीत गया? प्रूसिया जीत गया, ऑस्ट्रिया हारा, ऑस्ट्रिया कमजोर पड़ गया, तो ऑस्ट्रिया से क्या छीन लिया? वेनिस। क्या छीन लिया? वेनिस। अगली बात समझे, देखो दूसरे से लड़ा के उनको फायदा हो गया। डायरेक्ट तो युद्ध नहीं कर सकते थे, प्रूसिया ने हरा दिया इनको। प्रूसिया के हराने जर्मनी यूनिफिकेशन भी साथ चल रहा है इधर, समझ रहे हो? तो जर्मनी का यूनिफिकेशन ऐसे नहीं हो रहा था, वही लड़ाई है, तुम्हें याद है तो। जर्मनी में जर्मनी ने प्रूसिया को हराया था, प्रूसिया ने ऑस्ट्रिया को हराया था 1861 में, ठीक है। तो ये युद्ध हुआ था 1866 में, 1866 के अंदर इस प्रूसिया ने ऑस्ट्रिया को हराया, ऑस्ट्रिया कमजोर पड़ गया, ऑस्ट्रिया से क्या छीन लिया? वेनिस छीन लिया। इन्हें एग्रीमेंट किया कि दे दे प्रूसिया, हमें ये दे दे भाई, ठीक है, तुम्हें यहाँ हमारी हेल्प करेंगे। इन्होंने हेल्प कर दी। आगे एक युद्ध हुआ 1871 में, जर्मनी का यूनिफिकेशन। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में। इसमें क्या हुआ? प्रूसिया ने किसको हराया था? फ्रांस को। हाँ, इसने क्या बोला कि प्रूसिया फ्रांस को हरा दो, खुश हो गए ना। तो फ्रांस को डायरेक्ट तो हरा नहीं सकते थे, अरे इतने तगड़े नहीं थे ना। इनको लड़वा दिया और इनसे बोला कि प्रूसिया को एक काम और करो यार, हमारा रोम और दे दो। क्या दे दो? रोम और। तो इनको हराने के बाद क्या कर दिया? नेपोलियन III है ना, नेपोलियन III, देखिए यहाँ पे ना रोम ने आर्मी रख रखी थी रोम के अंदर, नेपोलियन III ने। तो नेपोलियन III इसमें युद्ध हो रहा था, तो नेपोलियन III ने क्या अपनी जो आर्मी है ना रोम से बुला ली वापस, समझ गए ना। बहुत बड़ी आर्मी थी, रोम से बुला ली, रोम खाली हो गया। रोम क्या हुआ? खाली। और उस मौके का फायदा उठा के विक्टर एमेनुअल ने क्या कर लिया? उसको भी कब्जा कर लिया, समझे ना। दूसरे के युद्ध करवा के वो कब्जा कर रहे हैं। अब आगे देखिए फिर क्या हुआ। विक्टर एमेनुअल आगे जाके क्या बन गया? सम्राट बन गया इटली का। इटली का सम्राट कौन बना? विक्टर एमेनुअल। जब पूरे इटली का यूनिफिकेशन हुआ तो सम्राट कौन बना? विक्टर एमेनुअल। और इसकी राजधानी क्या बनाई गई? रोम। क्या बनाई गई? रोम। अब देखिए विक्टर इमैनुअल ने क्या किया, फ्रांस के साथ दोस्ती थी उनकी कई दिनों तक। जैसे फ्रांस हारा तो फ्रांस, देखिए विक्टर इमैनुअल ने क्या किया, जो पोप लोग हैं, पोप पादरी लोग हैं और कैथोलिक धर्म है, उनके जो लोग हैं, उनकी जो आस्था रखने वाले, उनकी सेंटिमेंट को हर्ट ना करते हुए, कि उनका एक धार्मिक स्थान था रोम में, तो रोम के अंदर एक जगह दे दी उनको। रोम के अंदर जगह दे दी पादरियों के लिए और कैथोलिक धर्म के लिए, उनकी इज्जत करने के लिए, कि तुम्हारी इज्जत है यार, चलो कोई बात नहीं, तुम हार गए, तुम्हारा पूरा रोम था, वो बोले कि हम अब तुम्हारा तो नहीं है, इटली का होगा रोम, लेकिन तुम्हें हम तुम्हारे जो धर्म है ना, धर्म उसके नाम से चीजें दे देते। तो उन्होंने क्या किया, रोम के अंदर एक छोटा सा एरिया निकाल के दे दिया और उसको अब बोला गया वेटिकन सिटी। क्या बोला गया? वेटिकन सिटी। अब बाद में इसको क्या है, दुनिया का अलग देश मान लिया गया वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी में कौन रहते हैं? पादरी। कौन रहते हैं? पादरी। पादरी धर्म के लोग, कैथोलिक, वो अपना पूजा पाठ करते रहते, आज भी ये। अब समझे ना कितने अच्छे से निकला है। ये दुनिया का सबसे छोटा देश कहाँ पे है? रोम में। कहाँ पे है? रोम के अंदर है, छोटा सा एरिया। वो अलग बोल दिया कि तुम एक काम करो यार, चलो रोम तो हमारा हो गया इटली का, इमैनुअल विक्टर सम्राट बन गए, अब रोम हमारी राजधानी रहेगी इटली की, लेकिन छोटा सा एरिया तुम रख लो। किसको बोला गया? पादरियों को और कैथोलिक धर्म के अनुयायियों को, ताकि ठीक है बेचारे ये भी पूजा पाठ करते रहेंगे, क्यों इतना वो करना है, सब ले लिया, इतने में क्या दिक्कत है। उन्होंने इसको वेटिकन सिटी नाम दे दिया। वहाँ पे पादरी वगैरह लोग रहते हैं, जितने भी रहते हैं सिर्फ पादरी लोग रहते हैं। और उन्होंने क्या बाद में उसको एक अलग देश घोषित कर लिया। क्या कर लिया? अलग देश घोषित। उसको क्या बोला गया? वेटिकन सिटी। क्या बोला गया? वेटिकन सिटी। तो देखिए घटना कैसे मैच करती है एक दूसरे से, ठीक है ना। कितनी अच्छी चीज़ है, ये सिखाई नहीं जाती, रट्टे मार के नहीं होती, की चीज़ें समझ में आती है। अगर कभी रोम जाओगे तो पूरा रोम घूमना, तो रोम में क्या क्या घटना हुई, कैसे इटली का यूनिफिकेशन, इटली जाओ तो सिसिली जाना, पैपल स्टेट जाना, वेनिस जाना, उधर ये शहर है फ्रांस के अंदर, ठीक है, ये बॉर्डर पे थे फ्रांस और इटली के, इन्होंने नीस शहर घूम के आना, सवोई शहर घूम के आना, अरे समझ गए ना। तो सब चीज़ जानोगे। अभी भी ये सारी चीज़ कहाँ से घटना हुई, वहाँ पे राजा के नाम मिलेंगे, इतिहास मिलेगा, रोम में क्या क्या हुआ। तो वेटिकन सिटी में जाओगे तो पादरी मिलेंगे, कैसे कैसे कैथोलिक धर्म होता है, कैसे प्रोटेस्टेंट होता है। अगर इंग्लैंड में जाओगे तो सारा समझोगे, कैसे जेम्स II थे, कैसे मैरी थी, उनकी पिक्चर मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी। फ्रांस जाओगे वर्साई का महल मिलेगा। तो सब चीज़ें हैं, आज भी निशानियाँ उनकी, हर चीज़ है। जो पढ़ा लिखा होता है ना वो घूम के आता है।